हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम 2 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एंड कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो सोर्स आज के लिए सारे जितनी भी न्यूज़ है हमारे पास द हिंदू ही है, ठीक है। सो करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एंड उनके आंसर्स को ओवरऑल हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। डिटेल्ड आंसर्स के लिए आपको पता ही होगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ों की ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए के साथ जो यहाँ पर इंडिया की डील हुई है। तो कॉन्टेक्स्ट हमें पता ही है ना कि 25% यहाँ पे टैरिफ रेट लगा दिया गया है ना। सो देयर आर चांसेस कि अब ट्रम्प जो हैं वो चाहते हैं कि एक सिमिलर मॉडल आपको यहाँ पे नजर आएगा। ही वांट्स कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं या लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं दे शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी। तभी इसी वजह से दे आर सेइंग कि उन्होंने जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ा दी है। सो देयर आर चांसेस कि वो अब 70 नेशंस में अप्रॉक्सीमेटली न्यू टैरिफ्स जो कि एडिशनल टैरिफ्स होंगे वो लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड जिसमें मैक्सिमम अभी तक हमने टैरिफ देखा है तो चांसेस आर कि 35% टैरिफ जो है वो कनाडा के ऊपर लगे, ठीक। बाकी इंडिया भी उसके अंदर मेजरली इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं कि अब चाइना के साथ एज वेल एज अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिको, ये 3-4 नेशंस की यहाँ पर बात की है, इंडिया की बात की गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं एंड सबसे बड़ी बात इनके ऊपर टैरिफ्स लगने के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। द रीज़न बीइंग कि मैक्सिको के केस में तो उन्होंने कहा कि आपने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया एज अ स्टेट, इस वजह से हम आपके ऊपर यहाँ पर करेंगे चार्जेस लगाने की बात कर रहे हैं, हम टैरिफ रेट बढ़ाएंगे आपके लिए, ठीक है। जब हम चाइना और इंडिया की बात करते हैं उनके केस में उन्होंने बोला कि आप रशिया के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं एंड मेजरली उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे या एग्जाम्पल के तौर पे हमें क्या दिया, ब्रिक्स का नाम लिया, ठीक है। कि आप तो ऐसी संस्था बना के बैठे हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठे हो जो कि एंटी यूएसए है एंड आप रशिया के साथ वहां पर हो एंड फाउंडिंग मेंबर भी है इंडिया उसका, है ना। सो आपके साथ हम जो है ट्रेड इतने इजीली नहीं कर सकते। रशिया के ऊपर सैंक्शंस इनडायरेक्टली यहाँ पे लगाने की बात कर रहे हैं, है ना, कि अगर आप रशिया के साथ यहाँ पे करोगे ट्रेड तो हमारे साथ नहीं होगा या आपको हमारे लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो अब उनका एक ये आइडिया भी था कि हमें रिवाइव करनी है यूएस की इकोनॉमी का एक मॉडल, सो उसी के तरीके पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो टैरिफ रेट बढ़ाने की बात की जा रही है। सो अब दूसरी ही न्यूज़ जो कि इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ है, दैट इज इंडिया यूएस टाइज वेदर्ड सेवरल चैलेंजेस। तो उन्होंने यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें ये चीज़ बोली है कि ऐसे कुछ नहीं है कि ये सब चीज़ें तो चलती रहती है कि बट स्टिल वी आर एट अ सिचुएशन जहाँ पे हमने बहुत सारी ऐसे डिप्लोमेटिकली चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया है। सो कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आ रही है कि अब हिज ऑनगोइंग एफर्ट्स आर टू ब्रिंग रशिया टू नेगोशिएट इन द रिगार्डिंग द टेबल विद रिस्पेक्ट टू द यूक्रेन क्राइसिस। के बेसिक आइडिया है कि यूएसए चाहता है कि यूक्रेन को लेकर या यूक्रेन से रिलेटेड जो क्राइसिस अभी चल रहा है रशिया को नेगोशिएशन टेबल पे यहाँ पर लेकर आ सके, ठीक है। एंड यहाँ पर ट्रंप ने उन्होंने यही चीज बोली थी कि अब हम पाकिस्तान के साथ काम करेंगे एंड मेजरली चांसेस है कि एक दिन इंडिया जो है वो ऑयल इंडिया को सप्लाई पाकिस्तान करेगा ऑयल, है ना। सो देयर आर सर्टेन ऐसे जियोपॉलिटिकल कंडीशंस व्हिच आर ऑनगोइंग। तो अब उसके पीछे के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, वो डिप्लोमेसी के थ्रू काम किया जा रहा है व्हाटएवर। सो उसके ऊपर जो आने वाले टाइम में हम चर्चा जरूर करेंगे, बट मेजर आइडियाज कि इंडिया इन सब चीजों को निगेट कर रहा है कि हमारे यूएस के साथ रिलेशंस ठीक है, ऐसा कोई बुरी वाली या बात ऐसी नजर में नहीं आती है कि वी आर शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड रोबस्ट पीपल टू पीपल टाइज। सो हमारा कल्चरल वैल्यू भी वहां पे ज्यादा है क्योंकि मेजरली जो डायस्पोरा है वो यूएसए के अंदर एग्जिस्ट करता है इंडिया का। सो अब सवाल क्या है, अब ट्रेड से रिलेटेड सवाल है तो हम डब्ल्यूटीओ की बात कर रहे हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिंग प्रिंसिपल स्टेटेड बाय द डब्ल्यूटीओ? फर्स्ट, फ्री ट्रेड, सेकंड, प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन, थर्ड, ट्रीटिंग अदर पीपल इक्वली, फोर्थ, लोअरिंग लाइसेंसेस। सो इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर बनता है जो कि अब ट्रेडिंग प्रिंसिपल जो कि डब्ल्यूटीओ ने नहीं बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, लोअरिंग लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग को लेकर डब्ल्यूटीओ ने ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं बोला है ना, जहाँ पे लाइसेंसेस रिक्वायर्ड है वहाँ पे तो होंगे ही। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के बारे में आपसे बात की है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए एंड फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, मोस्ट फेवरेट नेशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, एंड ट्रीटिंग पीपल इक्वली, राइट। सो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर डब्ल्यूटीओ बात करता है। एक फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिशन मार्केट के थ्रू एग्जिस्ट करे, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे यहाँ पे काम होना चाहिए इन अ ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्पिटिटिव मैनर, राइट। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी बनता है। देन इंडियाज फ्यूल एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी टू यूएस। सो अब ये भी वही कॉन्टेक्स्ट है इंडिया और यूएसए की डील के साथ, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली अब कुछ ऐसी चीजें हैं या कुछ ऐसे आप कह सकते हो गुड्स हैं जो कि अभी भी इस टैरिफ या आप कह सकते हो इंपोर्ट ड्यूटी जो कि यूएसए को अब देनी पड़ेगी इंडिया को, उससे परे हैं, ठीक है। कुछ कौन से ऐसे हमारे पास गुड्स या आइटम्स बचे हैं, दैट इज के अब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो कि फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। देन अब हमारे पास आता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स,
ICT गुड्स जिसमें सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन्स, हमारे SSDs एंड कंप्यूटर्स इंक्लूड होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल जिसमें LNG, रिफाइंड फ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल इंक्लूड होता है, कि वो अगर इंडिया भेजता है USA को वहाँ पे किसी भी तरह का टैरिफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है इट डज नॉट इरेडिकेट एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, कुछ भी चीज़ें यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो मेजर आइडिया बिहाइंड इज कि अब इंडिया जो है इनिशियली पहले क्या करता था, सऊदी से तेल लेता था, ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम देखें सऊदी के बाद हमारा इराक से सबसे ज़्यादा तेल जो है क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करता था। बट द आइडिया इज के अब जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली USA वांट्स कि रशिया के साथ इंडिया यहाँ पर किसी तरीके का ट्रेड ना करे, जो कि पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब भी यूक्रेन के साथ यहाँ पर वॉर शुरू हुई रशिया की, राइट, उसके बाद क्या हुआ, जो रशिया है उसके साथ ट्रेड करना बाकी सारे नेशन जिसमें यूरोपियन नेशंस भी आते हैं, USA, सबने कम कर दिया, बंद कर दिया। तो एज अ रिजल्ट रशिया में अब सप्लाई चेन की डिसरप्शन हो गई। ठीक है, सो अब उसके बाद रशिया ने ऑफर किया इंडिया को कि मैं आपको सस्ते में तेल बेचूंगा। सो द आइडिया वॉज कि ग्लोबली रशिया सिर्फ 0.2% ही इंडिया को यहाँ पे पहले क्रूड ऑयल सप्लाई किया करता था। बट अब इट इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। ठीक है, सो अब इसी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, आप जियोपॉलिटिकली चीज़ों को समझो कि इंडिया जो है क्रूड ऑयल लेता है रशिया से, है ना, रशिया से लेने के बाद अब उसको प्रोसेस करता है। अब वही प्रोसेसिंग के बाद जब वो USA के अंदर जा रहा है वहाँ पे किसी भी तरह का टैरिफ नहीं लगेगा। सो ये इसी तरीके से काम चल रहा है कि USA इज नॉट डायरेक्टली इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, बट इनडायरेक्टली यहाँ पे वो इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब वो 25% की डील में पड़ भी नहीं रहा है। सो यही चीज़ है कि तभी इंडिया का क्लेम, ये चीज़ कहना कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन, इज समवॉट करेक्ट ऑल्सो, है ना, कि डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से जिसको समझ है वो सिर्फ उतना ही समझ पाएगा। अब डायरेक्टली ये जो अब कोई भी हमारे जैसे नॉर्मल जनता है, लेमन पर्सन है, वो तो ये समझेगा ना कि USA इज टोटली अगेंस्ट रशिया। बट अब अगर आप ये न्यूज़ पढ़ रहे हो उसके बाद आप क्या कह सकते हो कि इंडिया उसी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके अगर USA को बेच रहा है, वो तो ड्यूटी फ्री या टैरिफ से दूर है अभी तक। सो ऐसा कैसे हो सकता है कि रशिया से यहाँ पर ट्रेड नहीं हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट ट्रेड हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है, इंडिया को हो रहा है इसके बीच में, है ना। तो एवरीथिंग इज बिजनेस इन द एंड। सो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूड इंपोर्टर आफ्टर China and the USA, and it began snapping up Russian oil that was available at discount after some of the Western nations shunned it as a means to punish Moscow for its invasion of Ukraine. So उसके बाद ये चीज़ शुरू की गई, right? So 36% of all crude oil which is converted into fuels like petrol, diesel and that is imported by India, वो अब USA को जाता है। ठीक है, सो अब वो भी 25% वाले में नहीं आता है। अब हम सवाल देखते हैं। Consider the following: smartphones, SSDs, electricity, etc. are exempted from the 25% tariff deal between India and USA. Second, India is the largest crude oil importer in the world. In the world यहाँ पे डाल दो, ठीक है। Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनता है? लार्जेस्ट तो इंडिया नहीं है, चाइना है, उसके बाद USA है, देन इंडिया आता है। ठीक है, तो थर्ड है यहाँ पर, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, सो इसरो गियरिंग अप फॉर नेक्स्ट US कोलैबोरेशन विद ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ब्लू बर्ड जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना, बेसिकली वो अर्थ को ऑब्जर्व करने वाली सैटेलाइट्स ही हैं। सो मेजर आइडिया बिहाइंड देम वाज कि वो अब क्या करेंगे कि अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए मेजर तरीके से अब क्या चाहता है कि कोलैबोरेशन हो सके इंडिया के साथ। तो अब इंडिया के साथ जो कोलैबोरेशन हो रही है वो ब्लूबर्ड्स टेलीकम्युनिकेशन या आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात कर सकते हो, जो कि अब USA बनाता है या USA की कंपनी बनाती है। सो मेजर आइडिया इज कि USA के साथ इंडिया की यहाँ पर कोलैबोरेशन अगर पॉसिबल हो पाए तो इंडिया वुड वांट टू लॉन्च another set of communication satellites for USA। इससे पैसा आएगा। एंड मेजर आइडिया यहाँ पे अगेन यही पड़ता है कि अब उससे हमें एक तो फायदा इकोनॉमिकली भी होने वाला है एंड इसरो का भी यहाँ पे बेनिफिट होगा, है ना, डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है। सो अभी आपको नाम से पता लग रहा है कम्युनिकेशन के लिए यूज करने वाली सैटेलाइट है, जो कि अब अर्थ के आसपास घूमेगी। ठीक है, इसके अलावा 6500 जो kgs है, इट इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन इंडिया, जो कि अब पहली अब सैटेलाइट आएगी। फर्स्ट सेट ऑफ सैटेलाइट्स जो है वो तो हो गई है लॉन्च। नेक्स्ट सेट ऑफ सैटेलाइट्स में जो पहली सैटेलाइट है जिसका वेट क्या होगा 6500 kgs होगा, वो सितंबर में इंडिया में आने के चांसेस है। तो ब्लूबर्ड सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की जाएगी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। एंड कौन सा इसको लॉन्च व्हीकल या रॉकेट इसको लॉन्च करने वाला है? LVM-3। तो LVM-3 का दूसरा नाम या पहला नाम क्या था? GSLV Mk3।
ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना। सो अब इसी के बेसिस पे यहाँ पर इसरो ने प्लान किया है टू हैव द फर्स्ट 3 अनक्रूड मिशन प्लान्ड अहेड ऑफ द गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इन दिसंबर 2025। तो अनक्रूड मिशन के लिए है, हमें पहले अगर हम क्रू वाला मिशन रखने से पहले अनक्रू वाला मिशन रखते हैं जहाँ पे लोग जाए, उससे पहले हम लोग जहाँ पर नहीं जा पाते उस चीज की पॉसिबिलिटी रखते हैं ना। सो इसी तरीके से अब धीरे धीरे करके इंडिया वांट्स कि हम और ज्यादा डेवलप कर सके इस प्रोसेस के अंदर। तो अब गगनयान जो कि 2025 के अंदर लॉन्च होना है, उससे पहले हम चाहते हैं या इंडिया वांट्स कि उससे पहले हम अब थोड़ा सा प्रेप कर पाए, है ना। सो अब रॉकेट जो है, क्योंकि GSLV MK3 की जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इश्यूज आया था यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में, नेक्स्ट न्यूज में हम उसको भी चेक करेंगे, ठीक है। सो अब उसको रेक्टिफाई करने का अगर ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, जो कि कर लिया गया है ऑटोमेटिकली, तभी इसका नाम LV-M3 रख दिया गया है। पहले वरना GSLV MK3 रख सकते थे, बट अब उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं तो ये LV-M3 बोल दिया गया इसको। सो अब उसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी। गगनयान के लिए आप कह सकते हो कि बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है, बेटर सक्सेस रेट हो सकता है इन द फ्यूचर। तो सवाल क्या है, LV-M3 was previously known as GSLV Mark 3, मैंने अभी आपको बताया ही है। क्रायोजेनिक रॉकेट स्टेज इज लेस एफिशिएंट एंड प्रोवाइड्स मोर थ्रस्ट। तो ये अब सवाल आपको ना किस कॉन्टेक्स्ट में जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये GSLV MK3 या LV-M3 के बेसिस पे पूछा गया है, ठीक है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अब जो हमारे पास GSLV MK3 या LV-M3 की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये 3 स्टेजेस में चलता है, ठीक है, 3 स्टेजेस के अंदर चलता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में हमारे पास सॉलिड फ्यूल है, सेकंड स्टेज में हमारे पास लिक्विड फ्यूल है, थर्ड हमारे पास क्या आ जाता है, क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन का एक बेसिक सा आइडिया हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर हम लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करते हैं, जिस वजह से जब आप लॉन्च तो कर चुके हो, उसके बाद जब आप लैंड करते हो ना वापस से आके, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आप फ्यूल को ना और एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। क्रायोजेनिक इंजन का इसका यही फायदा होता है। सो मेजर आइडिया यहाँ पर क्या है कि ये लेस एफिशिएंट नहीं है, ये मोर एफिशिएंट है एज कंपेयर टू हमारे पास जो सॉलिड या लिक्विड प्रोपेल्ड जो हमारे पास रॉकेट्स होते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही बनता है। तो आपको इन डिटेल इसरो टू लॉन्च US कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बोर्ड, उसके बारे में, ब्लू बर्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। देन रिपोर्ट ऑन फेलियर एनालिसिस ऑफ PSLV C61 EOS-09 मिशन टू बी सबमिटेड टू PM सून। सो अब ये क्या था, पोलर सैटेलाइट थी, लॉन्च व्हीकल C61, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, जो कि PSLV C61 या इसका नाम EOS-09 भी रखा गया था। ये एक मिशन था जो कि अब मई में होना था, बट इट फेल्ड। प्रॉब्लम क्या थी कि जो लॉन्च व्हीकल था हमारे पास, है ना, अब उसके अंदर क्या था कि प्रॉब्लम एज अ स्मॉल वन उनको रिकॉग्नाइज किया गया। तो बेसिक आइडिया वाज कि जो PSLV है, ठीक है, जो लॉन्च किया जाना था, अब अगेन इसके अंदर भी जो हमारे पास फ्यूल होता है, जो सॉलिड फ्यूल होता है या लिक्विड वाली स्टेज आती है, थर्ड स्टेज के अंदर जब वो पहुंचने वाला था लॉन्च व्हीकल, वहां पे कुछ छोटे मोटे फेलियर्स आए थे, तो इट वाज अनेबल टू प्लेस इट, ठीक है, इन द अर्थ ऑब्जर्वेशन, यू कैन से कि जियोसिंक्रोनस जो हमारी ऑर्बिट होती है उसके अंदर भी, ठीक है, तो अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। एंड एट टाइम्स अगर हम बात करें तो EOS-09 मिशन जो है वो अब सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के अंदर स्पेसिफिकली एग्जिस्ट करती है। तो दोनों ऑर्बिट्स में भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर सकती है, पोलर एरियाज के लिए भी सन सिंक्रोनस होगी, ठीक है। सो पोलर एरियाज को यहाँ पर नोट करेगी, अर्थ को ऑब्जर्व करेगी, एज वेल एज यहाँ पर जो है हमारे पास सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर भी ये ऑपरेट कर सकती है, ठीक है। मेजर आइडिया बस कि सन सिंक्रोनस हो एंड पोलर ऑर्बिट्स के अंदर हो। कि सन सिंक्रोनस का एक बेसिक मतलब क्या होता है कि जो सन का मूवमेंट है ना, जैसे सन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और ये हमारी सैटेलाइट है, ठीक है, जैसे जैसे सन जिस स्पीड पे यहाँ पर रोटेट करेगा उसी स्पीड के साथ ये भी रोटेट करेगी, बट ये एग्जिस्ट कहाँ करेगी, पोलर ऑर्बिट के अंदर, पोलर एरियाज के अंदर, जो कि अब अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से ये चलेगा। देन सवाल क्या है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 वाज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड रिलायबल रिमोट सेंसिंग डेटा फॉर ऑपरेशनल एप्लीकेशंस विद फोकस ऑन ऑल वेदर डे एंड नाइट इमेजिंग। Second, EOS-9 was equipped with C-band SAR, which allows it to penetrate through clouds, rain, fog, and darkness for continuous surveillance. Which of the statements above is or are correct? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। सो EOS-9 जो है इसको हम रिसत 1B भी बोलते हैं, ठीक है, बोला जाता है इसको, ठीक है, जो कि अब ओरिजिनली हमारे पास रिसत 1 थी ना, उसकी आप कह सकते हो
रिप्लेसमेंट की तरह इसको लेके आने की बात की जा रही थी, जो कि हमें ऑल वेदर यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, ऑल वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो सी बैंड की यूजेज कर रहा है ये। एक और बैंड वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास, पी बैंड और एस बैंड हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, सी बैंड वाला सवाल आ गया। सी बैंड का मेजर आइडिया इज कि आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी लेवल को असेस करके रेन, फॉग, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट और वेदर, उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, उसे पास थ्रू करके इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेकर इमेजेस को जनरेट कर सकते हो। बेसिक आइडिया यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी जो है हमारी यूएस या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 की यही थी। ठीक है, जो कि अब फेल हो गया, बट इसको दोबारा से मे भी लॉन्च करने की बात करेंगे। ठीक है, तो सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है, इट वाज इंटेंडेड टू रिपीट अ सैटेलाइट ऑफ EOS 9 जिसको हम रिसत 1 बोलते हैं। ठीक है, तो ES-04 जो है वो रिसत 1 है, उसको रिप्लेस यहाँ पर इसने करना था। मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि रिलायबल रिमोट सेंसिंग डेटा आ सके, ऑल वेदर डे एंड नाइट हम इमेजिंग कर सके, प्रोवाइड कर सके। तो डिटेल्ड आंसर्स जो है यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इसको आप एक बार पढ़ सकते हो। देन केन कल्टिवेशन एरिया इंक्रीज बाय अ टैड। टैड का मतलब क्या होता है, स्मॉल एरिया, कि थोड़ा सा ही सही, बट यहाँ पे शुगर केन की कल्टीवेशन के अंडर जो एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। कि जो शुगर केन कल्टीवेशन है फॉर शुगर मार्केटिंग सीजन जो है वो अक्टूबर से शुरू होगा। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये खारिफ क्रॉप है, राबी क्रॉप है या जैद क्रॉप है। ठीक है, तीनों में से शुगर केन जो है वो कौन सी क्रॉप है। ठीक है, सो अक्टूबर में वैसे आपको हिंट यहाँ पे मिल गया होगा। इज एस्टिमेटेड एट 57.24 लाख हेक्टेयर, जो कि पहले कितनी थी, 54.11 लाख हेक्टेयर थी लास्ट सीजन के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा बाय अ टैड ये इंक्रीज हुई है। एंड द केन एरिया जो है अब प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे उन्होंने बताया कि 14.93 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो लास्ट टाइम 13.82 लाख हेक्टेयर हुआ करता था। कर्नाटका के अंदर बेसिक आइडिया यहाँ पर यही है, कर्नाटका जो है स्टेट, उसके अंदर ये इंक्रीज हुआ है अबाउट 6%। एंड यूपी जो कि मेजरली शुगर केन के यहाँ पे प्रोडक्शन में डोमिनेट करता था, वहाँ पे 3% एरिया डिप हो गया है। ठीक है, सो ग्रॉस हमारे पास शुगर प्रोडक्शन जो है एट 349 लाख टन है, विच इज 18% मोर देन द करंट सीजन, वो जो कि एक्सपेक्टेड है। होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, बट अभी एक्सपेक्टेशन है कि 349 लाख टन जो कि लास्ट वाले सीजन से 18% ज्यादा है, वो होगी। ठीक है, सो ओरिजिनली हमारा यही है। क्वेश्चन देखते हैं शुगर केन से रिलेटेड कि शुगर केन इज अ पेरिनियल ग्रास एंड बिलोंग्स टू द बैम्बू फैमिली। Second, 25 degree to 30 degree Celsius is the ideal sowing temperature for sugarcane. Third, sugarcane cannot tolerate considerable degree of acidity and alkalinity in the soil. How many of the above statements is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ पहली स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अब ये बैम्बू फैमिली है, पेरिनियल ग्रास है। पेरिनियल मतलब जो ऑल ईयर अराउंड आप ग्रो कर सकते हो जनरली, है ना। क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, इसके अंदर ज्यादातर आप इसको सो कर सकते हो। जो जहाँ पे वाटर रिटेंशन ऑटोमेटिकली सॉइल के अंदर ज्यादा होता है, वहाँ पे आप शुगर केन को ग्रो कर सकते हो। एंड इट बिलोंग्स टू बैम्बू फैमिली। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो बैम्बू है वैसा होता है, उसके बीच में बॉक्सेस बने होते हैं। सेम ही तो चीज शुगर केन के अंदर भी तो एग्जिस्ट करती है ना। तो एक बेसिक आइडिया यहाँ से आप ले सकते हो, डिराइव कर सकते हो कि बैम्बू और उसका सेम है यहाँ पे। तो 25 से 30 डिग्री आइडियल टेम्परेचर नहीं होता, इट इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस जो आइडियल सोइंग टेम्परेचर होता है। हार्वेस्टिंग के टाइम पे इट शुड बी 25 to 30 डिग्रीज। ठीक है, चांसेस हमारे यही होते हैं कि आप कर सकते हो। देन शुगर केन कैन नॉट टॉलरेट, इट कैन टॉलरेट वाइड आप कह सकते हो एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी जो कि प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर। ठीक है, वेल ड्रेन, डीप, लोमी सॉइल, ग्राउंड वाटर टेबल 1.5 to 2 मीटर्स ये कर सकते हैं। अल्कलिनिटी जो है इसकी वेरी कर सकती है 5 to 8.5। ठीक है, कितना ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे ग्रो कर सकती है। टेम्परेचर जो है 20 to 30 डिग्रीज, रेनफॉल 75 to 150, देन सोइंग टेम्परेचर 20, 25 एंड 20 to 30 के बीच में आप लगा सकते हो। हार्वेस्टिंग टेम्परेचर इसका होगा। देन शुगर केन जो है अब पेरिनियल ग्रास है। देन अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज माउंट लियोटोबी लाकी स्प्यूज लावा एज वॉल्केनिक एश। ठीक है, जो कि 10 किलोमीटर्स तक आप देख सकते हो कि हाइट के अंदर ड्यूरिंग इट्स eruption देखी गई। कहाँ पे, ईस्ट नूसा टेनग्रा प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न इंडोनेशिया। ठीक है, तो वहाँ पर ये अभी इरप्शन हुआ है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये किस टाइप का वॉल्केनो है। ठीक है, आप मेरे को बताओ कि किस तरह का ये वॉल्केनो है। इज इट एन एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, या आप कह सकते हो डॉर्मेंट और एक्टिव के बीच में तो नहीं होता, बट आप टाइप ऑफ वॉल्केनो में मुझे बता सकते हो कैल्डेरा है, शील्ड वॉल्केनो है, कौन सा वॉल्केनो है ये। ठीक है, सो उसके हिसाब से आप मेरे को ये सवाल बता सकते हो। तो अब इससे जुड़ा है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्केनोज एंड देयर कंट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है। शोजा शिंजन जापान, मोना लोआ हवाई, देन मेओन फिलीपींस। हाउ मेनी पेयर्स अबव इज और आर करेक्टली मैच्ड।
तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन नंबर सी, तीनों की तीनों यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं। तो बेसिक यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती थी कि शील्ड वॉल्केनोज जो होते हैं ना, वो कैसे आपको दिख रहा है कि हाइट के अंदर जनरली थोड़े से छोटे होते हैं, उनका अगर आप क्रेटर साइज देखोगे वो बड़ा होता है, ठीक है। एंड उसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास मौना लोआ हवाई के अंदर है। लार्ज ब्रॉड स्लोप्स, फ्लूइड लावा फ्लो, ठीक है। जो लावा है, सिंस अब हाइट हमारे पास छोटी है तो लावा जो है इजीली ऊज आउट हो जाएगा, तो लावा फ्लो ज्यादा होता है हमारे जो शील्ड वॉल्केनोज होते हैं। कॉम्पोजिट वॉल्केनोज की बात करें तो वो थोड़े से स्टीप होते हैं, सिमेट्रिकल मतलब स्ट्रेट आपको ज्यादा नजर में आएंगे, एंड एक्सप्लोजिव इरप्शंस होते हैं इसके अंदर, एंड डिफरेंट पॉइंट से इरप्शंस होते हैं। एक सिंगल पॉइंट नहीं होता है इसका, एक सिंगल क्रेटर नहीं होता है, एक मेजर क्रेटर होता है, बाकी छोटे छोटे पॉइंट से आप देखोगे कि इनकी इरप्शंस होती ही होती है, जो कि एक्सप्लोजिव इन नेचर होती है, ठीक है। मेजरली जो एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं वो कॉम्पोजिट वॉल्केनोज की तरह ही माने जाते हैं। मियोन फिलीपींस में है जो इसका बेस्ट एग्जांपल है। देन लावा डोम्स की बात कर रहे हैं। डोम कैसी होती है हमारे पास, हम ऐसे गुंबद बोलते हैं ना डोम को, ठीक है, जो कि अब इसी तरीके का ये डोम बना रहा है, ठीक है। एंड डोम कहाँ से, जहाँ से लावा ऊज आउट कर रहा है, तो ये डोम जब बनेगी ये स्मॉल होते हैं, स्टीप साइड्स होती हैं, विस्कस लावा ये। अब ऑटोमेटिकली अगर स्टीपनेस कम हो रही है, ठीक है, स्टीप साइड्स कम हो रही हैं, तो अब कैल्डेरा कह रही हूँ, देन हमारे पास जो लावा डोम्स है या शील्ड वॉल्केनोज है, उनके बीच में अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करोगे तो शील्ड वॉल्केनोज कंपैरेटिवली थोड़े और छोटे होते हैं, ठीक है, उनका क्रेटर साइज काफी बड़ा होता है। बट अगर हम लावा डोम्स की बात कर रहे हैं तो स्टीप साइड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा एज कंपेयर टू शील्ड वॉल्केनो एंड थोड़ा सा छोटा एज कंपेयर टू सिंडर कोन्स, ठीक है। आप इस तरीके से इसको बना सकते हो या इमेजिन कर सकते हो। देन सिंडर कोन्स की बात करते हैं, सबसे छोटे तरह के वॉल्केनो, सिंगल वेंट होता है एंड सिंडर्स की तरह छोटे छोटे आप कह सकते हो हमारे एपिसोड्स के अंदर ये ऐश को रिलीज करता है एंड रॉक्स को रिलीज करता है। एग्जाम्पल सनसेट क्रेटर एरिजोना के अंदर एंड शुआ शिंजन जापान के अंदर है, जो कि एक लावा डोम की तरह है। देन व्हाट आर दीज माइक्रोप्लास्टिक्स अलोंग टू आवर ब्रेन, डूइंग टू आवर ब्रेन। सो इसके अंदर आपको न्यूज़ के अंदर ना एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि माइक्रोप्लास्टिक्स जो है ना वो ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन जो अब तक एक्सप्लोर किया गया है वहाँ पे, या इवन नॉर्मल हमारे खाने में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ये माइक्रोप्लास्टिक अभी ब्रेन को क्या कर रहे हैं उसके ऊपर रिसर्चेस चल रहे हैं, कुछ यहाँ पर डेफिनेटिव बताना पॉसिबल नहीं है, तो न्यूज़ में आपको यही चीज़ बताई गई। सो अब हमारा यहाँ पर बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट या कोई भी एग्जाम का एस्पिरेंट इसके हमें माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं, पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक में नॉट अ सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है। कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक फूड कंटेनर्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पे नॉट वर्ड आई गेस शुड नॉट बी हियर, ठीक है। सो प्राइमरी यहाँ पर बेसिकली आपको सारे प्राइमरी का जो है माइक्रोप्लास्टिक्स का बताया गया, तो ये नॉट वर्ड आप यहाँ से हटा सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। अब इसको सॉल्व करके देखो, ज़्यादा बेटर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये नॉट वर्ड यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है एंड सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक इज जिनको इंटेंशनली कंपनीज बनाती हैं, ठीक है। एंड माइक्रोप्लास्टिक जो है हमारे पास क्या होता है कि बिल्कुल माइन्यूट साइज का, कई बार विजिबल भी नहीं होता, ठीक है, विद द नेकेड आई, ठीक है। सो अब इसी वजह से इंटेंशनली कंपनीज बनाती हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर। कई बार आपने देखा होगा कॉस्मेटिक्स में जो स्पेसिफिकली फेस वॉश होते हैं उसके अंदर क्रिस्टल लाइक चीज़ें होती है ना, तो अब इवेंचुअली जब आप उसको अपनी बॉडी पे रब करते हो तो वो बिल्कुल माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है। फार्मास्यूटिकल्स में बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स हमारे पास बनते हैं। देन डिटर्जेंट्स के अंदर भी देखेंगे कि सेम तरह के क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारे कंपनी की तरफ से इंटेंशनली बनाए गए होते हैं। सो वो अब क्या होगा, अब प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक होगा। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक इसकी कोई बड़ा प्लास्टिक का पीस जब वो डिग्रेड होता छोटा माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है, उसको हम बोलते हैं, जैसे प्लास्टिक फूड कंटेनर्स हो गए, हमारी प्लास्टिक बॉटल्स हो जाती हैं, है ना, जो हमारे पास प्लास्टिक के डिब्बे घर पे होते हैं स्टोरेज कंटेनर्स की तरह, उनको जब हम रेगुलरली यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे विदर होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से प्लास्टिक फूड कंटेनर्स इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो आपको डिटेल में यहाँ पे बताए गए हैं कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ये सब का हमारे प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स का पार्ट है। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स में फिशिंग गियर, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक फूड कंटेनर्स इन्वॉल्व होते हैं।
अब आपको होमवर्क वाला प्रोजेक्ट हम देख लेते हैं। न्यूज़ क्या है कि वाइस प्रेसिडेंशियल पोल टू बी हेल्ड ऑन September 9 काउंटिंग द सेम डे। सो अब ये हमारा कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया था जब हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में जब मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था हमने, तो उस टाइम पे मैंने आपको ये भी चीज़ बोली थी कि कुछ भी अपडेशन आएगी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो अब नॉमिनेशंस कितनी हुई हैं, क्या है क्या नहीं, आपको सारी चीज़ें एटलीस्ट पता होनी चाहिए, थोड़ा सा एक ओवरव्यू, तो एक लाइट रीडिंग की तरह आप इसको एज अ होमवर्क कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सो इन केस आपको जो जुलाई है ना, वहाँ पे जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो 7.5% से बढ़ गया है, एंड कितनी अमाउंट हो गई है, 1.96 लाख करोड़ हो चुकी है। इसको भी आप एक बार लाइट रीडिंग दे सकते हो, ठीक है, जस्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा कुछ नहीं। जीएसटी के बारे में हमारा एक सेपरेट टॉपिक होता है ना इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली आप इसके साथ फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज। तो कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।